Good afternoon, children. Now we are in 10th class and today we are going to discuss about photosynthesis. We have already discussed process of photosynthesis in our earlier video, and in this video we will cover two parts of photosynthesis. One is the raw material which are, or we can say, essential raw materials for photosynthesis, and second one is the site of photosynthesis. Fine. As you know, photosynthesis is the food making process in plants. Plants prepare their own food by the autotrophic mode of nutrition, and in this type of mode of nutrition, plants use inorganic substances like carbon dioxide, water, and with the help of these raw materials, plants prepare their food in the form of glucose, and this glucose is stored in the plant cells in the form of starch. फाइन. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं रॉ मटेरियल्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस में, और साथ साथ फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होगा. सो जस्ट लुक एट हियर. रॉ मटेरियल्स जो अगर हम बात करें तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए टू रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. वन इज़ द वाटर एंड सेकेंड वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. वाटर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है और प्लांट को सॉइल से एब्जॉर्ब करना है. अब जब सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को प्लांट्स, तो वहाँ पर रूट्स का रोल प्ले होगा. रूट्स हेयर्स जो हैं धीरे धीरे पहले तो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर पहुँचेगा जो रूट हेयर के थ्रू रूट्स के वैस्कुलर टिश्यूज़ तक. जब रूट्स के वैस्कुलर टिश्यूज़ तक कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा, वाटर वहाँ तक पहुँच जाएगा. अब धीरे धीरे जब ऊपर की साइड, देखिए ये तो था लेटरल कंडक्शन, जहाँ पर सॉइल पार्टिकल से, मान लिया ये रूट्स हैं और सपोज ये प्लांट के रूट है और ये रूट हेयर्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स में कवर्ड हैं. तो धीरे धीरे रूट हेयर्स के थ्रू जो यहाँ तक पानी पहुँच रहा है, कहाँ तक, जाइलम, क्योंकि जाइलम जो है रूट में मिडल में लगभग प्रेजेंट होगा, तो ये तो होगा लेटरल कंडक्शन, और यहाँ तक तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही सेल टू सेल ट्रांसफ़र होते हुए वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. लेकिन अब जब अपवर्ड मूवमेंट करना है, क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट है वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो जब अपवर्ड मूवमेंट होगा, रूट से ऊपर की तरफ चढ़ना है पूरे लीफ के टिप तक, प्लांट अपेक्स पार्ट तक, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करने के लिए यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल की ज़रूरत पड़ेगी. और ट्रांसपिरेशन पुल कहाँ से मेंटेन होगा? ट्रांसपिरेशन पुल मेंटेन करेंगे लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा को कवर किया था. तो वहाँ पर स्टोमेटास जो हैं, स्टोमेटा का अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो स्टोमेटा जो है लीफ में प्रेजेंट हैं और लीफ की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. लीफ में, डाइकोट लीफ में जो लोअर सरफेस पर ये प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा मिलकर किससे बने हुए हैं? देखिए टू यहाँ पर सेल्स हैं, ये सेल्स गार्ड सेल्स हैं, जो जिनका करेक्टरिस्टिक फीचर है ये या तो किडनी शेप्ड होती है या बीन शेप्ड होती हैं. तो देखिए ये बीन शेप्ड भी कह सकते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स भी कह सकते हैं. ये इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट है, ये साथ साथ ये डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसके साथ साथ अदर ऑर्गेनेलीज यहाँ प्रेजेंट होंगे. And these cells, यानी guard cells, are covered by other cells. These cells are known as subsidiary cells. Subsidiary cells. And these are guard cells. Guard cells, ये देखिए इनकी जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है अंदर की साइड से, तो ये बीच में एक छोटा सा पोर रह जाता है. ये जो पोर है दैट इज स्टोमेटल पोर. दिस इज स्टोमेटल पोर, यही स्टोमेटल पोर है. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज स्टोमेटा.
तो हम डिस्कस कर रहे थे वाटर कंडक्शन में। तो वाटर कंडक्शन में क्या होगा, लीव्स जो हैं, लीव्स के सरफेस पर जो लोअर सरफेस है वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, और ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे लीफ के लोअर सरफेस पर, ये यहाँ पर क्या होगा, देखिए सब्सिडरी सेल्स, जब ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ से डेवलप हो गया स्टेम में और आगे ऊपर चढ़ना शुरू हो गया वाटर, तो ये धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के हेल्प से, यानी पूरा जो ये सक्शन फोर्स यहाँ डेवलप हो जाएगा, एसेंट ऑफ सेप यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी एक्टिविटीज़, तो उसके हेल्प से क्या होगा, धीरे धीरे वाटर पहुँचेगा कहाँ, सब्सिडरी सेल्स में। सब्सिडरी सेल्स स्वेलअप हो जाएंगी और इस तरीके से ये फूल जाएंगे। फूलने पर इनकी ये वाली सरफेस पहुंच गई किधर, बाहर की तरफ, तो ये अंदर वाली किधर, ये इस तरफ पुश हो जाएगी। ऐसे ही इसके साथ अटैच्ड है गार्ड सेल लेयर, ये जो गार्ड सेल वाली लेयर यहाँ पर अटैच्ड है ये भी इस साइड पुश होगी। इसी तरीके से इस साइड, और ये जो पोर है धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचेगा और स्टोमेटल पोर ओपन होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वाटर का जो टर्गर प्रेशर यहाँ मेंटेन होगा उसकी वजह से धीरे धीरे जो है वाटर यहाँ पर आना पहुँचना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से, क्योंकि जब पानी ऊपर चढ़ ही गया है, ऊपर पहुँच गया है, तो लीव्स में अच्छा क्वांटिटी में पानी पहुँचना शुरू हो जाएगा और फिर वहाँ से वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर जो है रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे। अगर हम फोटोसिंथेसिस में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, और इस रूट जब एब्जॉर्ब करेंगे इसमें हेल्प करेगा जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है कंडक्ट कराएगा वाटर को सॉइल से कहाँ, प्लांट्स के अपर पार्ट लीव्स तक लेकर जाएगा। और यहाँ पर वाटर तो जा ही रहा है, साथ साथ प्लांट को अपने फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, प्लांट को अपने बिल्डिंग अप प्रोसेस के लिए बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह बहुत सारे मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। अगर सॉइल से जब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो मिनरल्स मिट्टी में प्रेजेंट है और वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो डिज़ोल्व फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में वो भी वाटर के साथ साथ धीरे धीरे जो है ऊपर पहुंचना शुरू हो जाएंगे प्लांट के हर पार्ट में, और वहाँ से प्लांट उनको यूज़ करेगा। तो देखिए जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये भी प्लांट सॉइल से ही एब्जॉर्ब करता है, पानी के साथ घुले हुए होते हैं ये डिज़ोल्व फॉर्म में। तो ये भी जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जाइलम हेल्प करते हैं वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन में। तो जो वाटर और मिनरल जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो जाइलम के हेल्प से जा रहे हैं। साथ साथ जो नाइट्रोजन है स्पेसिफिकली इसका बड़ा कंजम्पशन है प्लांट में, काफ़ी ज़रूरत इसकी पड़ती है प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन जो है स्पेसिफिकली नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक में भी स्पेसिफिक दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले आया हुआ भी है। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसको बैक्टीरिया भी एब्जॉर्ब करते हैं। बैक्टीरिया जो है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ना फिक्स कर लेते हैं। नाइट्रोजन जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और वो जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को फिक्स करके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके और फिर प्लांट्स को नाइट्रोजन देते रहते हैं। क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स में तो नाइट्रोजन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो दाल वगैरह पल्सेस वगैरह बनाने वाले प्लांट हैं उनमें, तो दाल में काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है पल्सेस में। तो वहाँ लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं वहाँ इनका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बैक्टीरिया ऑलरेडी उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को सप्लाई करते रहते हैं। तो इस तरीके से तो वाटर यहाँ पर मिलेगा, एक रॉ मटेरियल हो गया। नाउ सेकेंड फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगे और एटमॉस्फेयर से जो एब्जॉर्ब करना है वो भी स्टोमेटा एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू स्टोमेटल पोर। फाइन।
यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल रही है, वहाँ पे स्टोमेटा जो है वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे CO2 को, और एब्जॉर्ब करने के बाद ऑलरेडी जो है वाटर पहुँच गया है प्लांट में, CO2 मिल गया है, सनलाइट और क्लोरोफिल भी ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है, और फिर ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराएंगे। अगर हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये एक लीफ सेक्शन है, हमने लीफ को कट कर रखा है ट्रांसवर्स सेक्शन, और ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम देखें तो देखिए लीफ में जो है 2 एपिडर्मिस है, 2 लेयर्स है, एक अपर लेयर है और एक लोअर लेयर है। अपर लेयर अपर एपिडर्मिस से बनी हुई है, जो ऑलरेडी एक और लेयर अपर एपिडर्मिस जो है एक और लेयर क्यूटिकल से कवर्ड है, ठीक है, ये क्यूटिकल से कवर्ड है। इसी तरीके से जो लोअर लेयर है, लोअर लेयर हो गई लोअर एपिडर्मिस की, तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ साथ इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो पूरी टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है वो टिश्यू है पैलिसेड लेयर। यहाँ पर ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है लेयर बना हुआ है मेसोफिल सेल्स का, और ये जो मेसोफिल सेल्स है इसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक तो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये पूरे ये देखिए पैलिसेड लेयर है ये वाली, और इसके साथ साथ ये जो सेल्स हैं दूसरे जो फ्लैटेंड और चपटे से सेल्स हैं ये स्पॉन्जी लेयर्स हैं। इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, एयर कैविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हवा प्रेजेंट होती है, हवा भरी रहती है, एयर यहाँ पर प्रेजेंट है, एयर वेंटिलेशन के लिए है। क्योंकि जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे स्पेस, ये देखिए छोटे छोटे ये पोर प्रेजेंट है, और ये जो पोर है यही स्टोमा है। स्टोमा इज़ द सिंगुलर टर्म एंड स्टोमेटा इज़ द प्लूरल टर्म। यहाँ पर ये वाले जो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स ये देखिए ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो गार्ड सेल्स हैं यहीं से एरिएशन होगा, जो गैसियस एक्सचेंज है वो यहीं से होगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी अंदर किसको लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब फोटोसिंथेसिस का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनेगी, वो ऑक्सीजन भी इन्हीं स्टोमेटा से बाहर एटमॉस्फेयर में आएगी। तो इस तरीके से ये जो सेल है जो मेसोफिल सेल्स हैं, क्योंकि जो मेसोफिल सेल्स है यही प्रॉपर साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, और जो मेसोफिल सेल्स वो कौन सी, पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर से मिलके, या पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स से मिलके जो सेल्स बने हैं वो हैं पूरा मेसोफिल सेल्स। लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल है यही स्पेसिफिक साइट है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में, प्लांट के जो दूसरे सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में इन सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। एक सेल में भी मोर देन 100 क्लोरोप्लास्ट के जो छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और स्पेसिफिकली उनका काम है किचन ऑफ द सेल, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस करना। तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मेसोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट जो है अबंडेंटली प्रेजेंट हैं, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर परफॉर्म कराते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लीफ, और लीफ में भी कौन है, मेसोफिल सेल्स। ध्यान ये रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, अगर प्लांट के पार्ट्स दिए हैं तब तो आप लीफ को ही करेंगे, और अगर मान लिया मेसोफिल सेल्स या मेसोफिल टिश्यू दिया है तब जो प्रॉपर साइट है वो है मेसोफिल सेल, और मेसोफिल टिश्यू इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर फैक्टर्स भी हैं, कुछ एक फैक्टर्स भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये सब फैक्टर्स में प्रेजेंट हैं। अब फैक्टर्स आप देखिए, सनलाइट जो है, सनलाइट अगर अवेलेबल होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट अगर अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता।
जनरल तो एक कॉमन सेंटेंस हमने ये बोल दिया, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे फैक्टर्स दूसरे भी काम करते हैं कि प्लांट्स जो है वो शेडी प्लांट है या सन प्लांट है, क्योंकि कुछ एक प्लांट ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इवन कुछ एल्गी तो ऐसे हैं जो सनलाइट तो छोड़ो, रात में मून लाइट की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो वो फिर यहाँ पर एक्सेप्शंस आने शुरू हो जाएंगे, वेरिएशंस आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट अगर हिली एरिया में है जहाँ पर हमेशा क्लाउड्स हैं, ठंड रहती है, हमेशा धूप बहुत कम निकलती है, तो वहाँ पर भी तो प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर के ही प्लांट्स हैं, तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। यानी वो ऐसे प्लांट भी हैं जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम लें तो लाइकेंस में लगभग हिली एरियाज़ में, और जिम्नोस्पर्म्स के कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो नॉर्मल स्टेटमेंट तो ये है कि सनलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सनलाइट अवेलेबल होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बट यहाँ पर डिपेंड करता है प्लांट सन प्लांट है या शेडी प्लांट है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, प्लांट का हैबिटेट क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्लांट की कि वो कितनी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, कितनी इंटेंसिटी की सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल दें तो सबने गुलदाउदी को देखा होगा। गुलदाउदी का जो फ्लावर है वो सर्दियों में ही खिलता है, नवंबर में, दिसंबर, अर्ली दिसंबर और नवंबर लास्ट में जाके खिलता है, जबकि सनलाइट कम होनी शुरू हो जाती है, सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलती, लेकिन उस प्लांट को खिलने के लिए उतना ही सनलाइट सफिशेंट होता है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसी में तो प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करेगा और बड ओपन भी उसी में होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर काम करेंगे, यानी क्लाइमेट हो गया और साथ साथ जो है सन प्लांट का नेचर, सन प्लांट है या शेडी प्लांट है, ये भी डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो है सनलाइट। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम लें तो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, इन नॉर्मल टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस जनरली उसी टेम्परेचर पर होता है, लेकिन फिर हम कहेंगे कि सीज़न और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। अगर वैसे तो जनरली क्या होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने पर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कई जगह पर क्लोरोफिल डीनेचर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम हॉट और स्कॉर्ची एरियाज़ हैं राजस्थान के, वहाँ 50 और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है। कुछ एक डेजर्ट प्लांट ऐसे हैं जो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। बट जनरल अगर हम स्टेटमेंट दें तो इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इज सफिशिएंट। फाइन। अब 2 फैक्टर्स हमारे हो गए। थर्ड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी क्योंकि वो तो मेन रॉ मटेरियल भी है, तभी फोटोसिंथेसिस होगा। और साथ साथ वाटर भी है सेम कि वाटर जो है, अगर वाटर प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर प्रॉपर अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो अगर फैक्टर्स की बात करें तो 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कितनी है, कितनी अवेलेबिलिटी है, और साथ साथ वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। तो आज के वीडियो में हमने कवर किए हैं हमारे 3 मेन पॉइंट्स। एक तो हमने किया है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने किया है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में है लीफ, और लीफ में भी स्पेसिफिकली क्या है मेसोफिल सेल्स और मेसोफिल टिश्यू, और वहाँ पर हेल्प कौन कर रहे हैं, स्टोमेटास। फाइन। इसके साथ साथ आज हमने डिस्कस किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर अवेलेबिलिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी को हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। साथ साथ आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू वेरी मच, पूरा आपने ध्यान से वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू।
फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।